हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर संजन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संस्कृति आईएएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मैं आज उपस्थित हूं आपके लिए यूपीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में जो इतिहास और संस्कृति विषय के प्रश्न आए हुए हैं उसको हल करने के लिए आपके साथ। ध्यान रखेंगे, जब प्रश्न को हल कर रहे होंगे उसके साथ कुछ थोड़ी सी व्याख्या भी साथ लेके चलेंगे। मैं मान के चलता हूं कि आपको क्लास में सारी बातें बताई जा चुकी हैं और आपने भली भांति देखा होगा, लेकिन जब प्रश्न के पैटर्न को देखते हैं तो हर साल आपको लगभग एक जैसा ही पैटर्न दिखाई देता है। कुछ बच्चों को लगता है कि शायद सीधे सीधे ये प्रश्न नहीं आए हुए हैं, आपके कॉपी में शायद लिखे हुए नहीं होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। जब आप होल में पढ़ते हैं, संपूर्णता में पढ़ते हैं, खास करके इतिहास और संस्कृति विषय को, तो आपके पास ये कमियां दूर हो जाती है। आप समझ पाते हैं कि कोई भी प्रश्न कैसे बनेगा या उसका एक्चुअल में डिमांड कहां तक जाता है। आपको संपूर्णता में सिलेबस पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ये आपके शिक्षक बार बार आपको समझाते रहे। अब जो प्रश्न है या पिछले साल का ही प्रश्न है, इसी बात को सिद्ध करता हुआ दिखाई देता है। तो आज मैं आपके सामने लगभग 13 यानी 13 प्रश्न को डिस्कस करूंगा और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करना होगा कि भला प्रश्न इस साल कैसे रहे। अगर मैं कहूं कि सामान्य से प्रश्न है तो शायद आपको विश्वास नहीं हो। बहुत सारे बच्चों को, जो नए बच्चे होंगे, जो मुझे बाद में सुन रहे होंगे, उनको शायद विश्वास नहीं, लेकिन यकीन करें प्रश्न बड़े सरल हैं और अगर आपने होल सिलेबस की तैयारी कर ली है तो सारे प्रश्न आपसे हूबहू बनते चले जाएंगे। कहीं कहीं भाषा के आधार पर कुछ कठिनाइयां रही है, उनको मैं डिफाइन करूंगा कि ये कठिनाइयां क्यों उत्पन्न होती है, कि आप बुक्स को पढ़ते हैं या जो आपके सोर्स होते हैं क्या वहां पर सपोर्टिव रहते हैं या नहीं रहते। वैसे भी यूपीएससी की एक समस्या रही है भाषा में, खास करके इंग्लिश हिंदी वाले में थोड़ी सी समस्या रही। हालांकि यहाँ पर कोई वो समस्या नहीं है, समस्या यह है कि आपने किस तरह से इसको पढ़ा हो। चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत की जाए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक। हालांकि जो क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में सेट के रूप में, वहां तो नंबर अलग होगा, लेकिन यहां पर मैं उसको 1 to 13 लेकर के चलता हूं, क्योंकि सारा स्लाइड जो बना हुआ है वह इतिहास और संस्कृति विषय से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के ही बना हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 13। देखिए क्वेश्चन नंबर जो अभी डिस्कशन हमारा होना है, यूपीएससी 2023 पेपर फर्स्ट यानी इतिहास और संस्कृति विषय से जुड़े जो प्रश्न हैं उसका डिस्कशन होना है। तो इनमें जो पहला प्रश्न आपके लिए आता है, वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों को यहाँ पर डाल दिया है, लेकिन हिंदी के साथ चलेंगे, हिंदी भाषा रहेगी तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ देखें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 कि धान्यकटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। यहां अगर कोई इतिहास का छात्र है उसे दो जगह पर रुकने की जरूरत होगी या सोचने की जरूरत होगी। पहला तो धान्यकटक है क्या चीज, और दूसरा यहां पर महासांघिक क्या है, क्योंकि आपके पास प्रीवियस ईयर का भी एक्सपीरियंस रहा हुआ है। आप एग्जाम में जाते हैं तो आप यह देख करके जाते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। वहां पर भी इन दोनों शब्दों की चर्चा आपको मिली होगी। किस काल के संदर्भ में मिली होगी? आपको मौर्योत्तर काल के संदर्भ, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में इन दोनों शब्दों की चर्चा मिली होगी। यहां पर धान्यकटक क्या दिखाता है? एक नगर को दिखाता है जिसको हम अमरावती भी कहते हैं, और महासांघिक दिखाता है यह बौद्ध धर्म का उपसंप्रदाय, बौद्ध धर्म का संप्रदाय है जिसका विकास आपका द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान जब वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है, और उस वैचारिक मतभेद के मध्य आप देखते हैं कि पूर्वी गुट जो मगध और वैशाली के भिक्षु थे, और जो पश्चिमी गुट जो अवंती के भिक्षु थे, उन दोनों के मध्य जब गुटबाजी होती है तो यहाँ पर जाकर के एक तरह से दो प्रकार के पंथ आपको नजर आएंगे। एक आपको नजर आएगा महासांघिक, जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, और दूसरा जो पंथ होगा वह होगा आपका सर्वास्तिवादी। सर्वास्तिवादी अगर आप पूर्व वर्षों के प्रश्न को देखेंगे तो ये दोनों टर्म या इन दोनों टर्म पर पहले भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यहां जो प्रश्न पूछा गया है कि धान्यकटक के संदर्भ में, ये सिंपल सा प्रश्न है कि धान्यकटक एक्चुअल में किस क्षेत्र में स्थित है। लेकिन जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो केवल क्षेत्र को याद करके, रटाफिकेशन मार करके तो आप नहीं बना पाएंगे। हो सकता है कि आपको याद ही ना आए, और ऐसे ऐसे सैकड़ों शहरों की, नगरों की सूचना आपको मिलती चली जाएगी।
यहां पर आपको क्या देखना है कि धान निकट, और लेकिन उसके साथ जब यह जोड़ दिया कि महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों कंफ्यूजन हो जाता है कि यह जो है आपका पूर्वी गुट, पूर्वी गुट कहां विकसित होता है, वह होता है मगध के क्षेत्र में। अगर किसी बच्चे को महासांघिक वाला टर्म याद आ जाएगा तो वह इसको मगध के क्षेत्र में लेके चला जाएगा, जो आपको ऑब्वियस है, यहां पर विकल्प भी दे दिया गया है। तो पढ़ने के दौरान अगर आपकी जानकारी एकदम स्टेबल नहीं है तो आपको हो सकता है कि शायद मगध याद आ जाए, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी नहीं है आपके पास। तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी से देखना होगा। यहां इसकी व्याख्या होगी कि धान निकटक एक्चुअल में वर्तमान में आंध्र क्षेत्र में अवस्थित है। भले ही महासांघिक संप्रदाय का विकास मगध क्षेत्र में हुआ हो, लेकिन कालांतर में इसका विकास धानिकटक क्षेत्र में, अमरावती क्षेत्र में भी हुआ, और वहां पर यह महासांघिक संप्रदाय जो है मगध के साथ साथ आंध्र प्रदेश क्षेत्र में भी फला फूला, जो तेलुगु क्षेत्र है वहां पर भी फला फूला। इसलिए भले यह महासांघिक मगध से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आंसर जो इसका आ जाएगा वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश का आ जाएगा। सामान्य सा है, अगर आप चाहें तो सीधे सीधे याद कर लेंगे, रट देंगे कि भाई महासांघिक ये जो धानी कटक है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश, लेकिन याद नहीं रहेगा। आप रट करके देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा नहीं। इसलिए आपको होल में समझने की आवश्यकता होगी। महासांघिक और सर्वस्तिवादी से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं यूपीएससी में, यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, यहां पर मैंने ये जो सर्वस्तिवादी का केंद्र होता है, जो अमरावती क्षेत्र आप देखते हैं आंध्र क्षेत्र में, यहां इसको मैंने मैप पर प्लॉट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल के भी होते हैं, वहां पर भी प्लॉटिंग करने की गुंजाइश बनती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑप्शनल में पहला प्रश्न आपका मैप से ही आता है। इसलिए मैंने यह मैप भी आपको लगा दिया ताकि आप देख करके इसको समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा देखिए, यह भी क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प पूछा है इस बार, और लगभग ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे, यूपीएससी का पेट पैटर्न। इसलिए मैंने कहा कि पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया, क्वेश्चन भी सरल है, पैटर्न में चेंज नहीं आएगा, बहुत क्वेश्चन आपको सरल दिखेगा, लेकिन कभी कभी भाषा के आधार पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। कैसे? देखिए, पूछा गया क्वेश्चन कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो प्रश्न, पहला ऑप्शन दिया गया, स्तूप की संकल्पना मूलतः एक बौद्ध संकल्पना है। यहां पर शब्द आपको रोके, यहां पर एक शब्द आता है मूलतः, बेसिकली यहां पर कहा गया द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, यानी बुद्ध धर्म के साथ ही, जब बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है उसके साथ ही स्तूप की संकल्पना आती है, ऐसा कहने की कोशिश हो रही है, यह भाव निकल करके आ रहा है। दूसरा कह रहा है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, जहां की डिपॉजिटरी आप कहते हैं, यहां पर रिपॉजिटरी कहा जाता है, रिपॉजिटरी आपका रिप्लाई कर रखा जाता था, ऐसा निक्षेपागार होता था। ये आपका देखते हैं क्या कहता है। और तीसरा है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित स्मारक संरचना होती थी। अब यहां पर विचार करने की जरूरत है कि स्तूप की संकल्पना से संबंधित जो कथन है, क्या वो सही है, क्या गलत है, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कितने कथन सही, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ कथन जो सही है उसके बारे में बताना है आपको। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, और इनमें से कोई नहीं। यहां जो आप विचार करेंगे, यहां आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित स्मारकीय संरचना होती थी, इसमें आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने भली भांति कल्चर की क्लास में पढ़ा हुआ है कि स्तूप 4 प्रकार का होता है। एक शारीरिक स्तूप है, दूसरा पारिभोगिक स्तूप है, तीसरा उद्देश्य का स्तूप है, और चौथा संकल्पित स्तूप है। यानी ऐसा स्तूप जो भगवान बुद्ध के या उनके शिष्यों के शारीरिक अवशेष के आधार पर बनाया गया हो, जैसे दांत है, बाल हो गया, उसके आधार पर बना दिया गया हो। दूसरा हमने देखा उद्देश्य, जो एक पारिभोगिक होता है। पारिभोगिक का मतलब भगवान बुद्ध के शरीर का अंश तो नहीं रहा है, लेकिन भगवान बुद्ध के निकट रहा है। कैसे? जैसे भिक्षा पात्र हो सकता है, चीबर हो सकता है, इसको रख सकते हैं। तीसरा फिर देखेंगे संकल्पित या जो उपदेशित होता है। यहां पर हम देखते हैं कि 4 प्रकार के स्तूप हमें यहां पर प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 तो सही दिख रहा है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, यह भी आपका सही है। ऐसे सही है क्योंकि जब स्तूप की संरचना को आप देखते हैं
तो स्तूप के सिरे को ऊपर में चपटा रखा जाता है और उसके ऊपर हर्मिका स्थापित किया जाता है। मैं इसका फिगर भी दिखाऊंगा, क्योंकि उसके साथ आंसर भी लगा हुआ है, इसलिए वो हम फिगर में लास्ट में दिखाता हूं एक व्याख्या करने के बाद। सबसे ऊपर हम हर्मिका को देखते हैं, जहां पर कि भगवान बुद्ध या पवित्र जो उनके शिष्य है उनके अवशेषों को रखा जाता था। जिस प्रकार के स्तूप होंगे वैसे स्तूप पर वहां हर्मिका वैसी बनेगी। और ये लेकिन आपको ये भी सही हो गया, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि स्तूप की संकल्पना बुद्धिस्ट संकल्पना है, यानी बौद्ध धर्म के उद्भव के साथ ही स्तूप की संकल्पना आई। यहां पर आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। यह तो देखते हैं, अनिवार्यतः देखते हैं कि भगवान बुद्ध के ओरिजिन के बाद ही अधिकांशतः स्तूप का निर्माण विभिन्न शासकों के द्वारा किया गया। जैसे आप पूर्व मौर्य काल में भी, महाजनपद काल में भी, जैसे कुछ हल्के से छोटे छोटे स्तूप पिपरवा वगैरह में पुराने स्तूप आप देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे दूसरा स्तूप जो बड़े पैमाने पर बनाया गया वह मौर्य काल में बनाया गया, और वह भी भगवान बुद्ध के अवशेषों को लेकर के बनाया गया। पहले तो यह बताया गया कि भगवान बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके विभिन्न जनजातीय सरदारों ने बांट लिया और उसके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया। फिर आगे यह भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, और बाद के काल में भी बहुत सारे स्तूप निर्मित होते रहे। यहां ये बातें आपको यह मानने के लिए बाध्य करती है कि शायद यह संकल्पना मूलतः बौद्ध है। बहुत सारे विद्वान इस बात पर थोड़े से भाषा के आधार पर सहमत हो सकता है, नहीं भी, लेकिन मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि मूलतः यह बौद्ध संकल्पना नहीं है, क्योंकि यह एक जनजातीय परंपरा रही है। जनजातीय परंपरा जो मृतक संस्कार से जुड़ी हुई थी, यानी मृतक जब कोई मृत हो जाता है उसके अवशेषों को हमने दहन कर दिया, और उसके बाद जो शारीरिक अंतरिम क्रिया होती है दहन के माध्यम से, उसके बाद जो अवशेष बनते हैं उसके ऊपर मिट्टी का हमने एक ढेर बना दिया। ये हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के क्रम में करते रहे हैं। बाद में बौद्ध धर्म ने इसे व्यापकता में अपना लिया। भगवान बुद्ध के धर्म के द्वारा, भगवान बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा इसे व्यापकता में अपना लिया, और विभिन्न शासकों ने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसलिए ऑप्शन नंबर ये बहुत ज्यादा सही नहीं प्रतीत होता है, जो भाषा है उसके आधार पर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 कथन आपके सही हैं, पहला कथन सही नहीं है। इसलिए यह मूलतः बौद्ध संकल्पना नहीं है, मूलतः एक जनजातीय संकल्पना है जो मृतक संस्कार से जुड़ा हुआ था। आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार की व्याख्या इसमें होनी चाहिए। इसी क्रम में देखिए, यहां पर स्तूप मैंने बताया कि बहुत प्रकार के, जो कि यहां आंसर लगा हुआ था इसलिए मैंने यहां इसको पहले नहीं दिखा। आप यहां देखिए, स्तूप का एक रेखा चित्र मैंने दिखाया है। आमतौर पर स्तूप बनाना आपने आराम से सीखा होगा। अखिल सर को मैंने देखा है कि लगातार आपके साथ कल्चर वाली क्लास में बढ़िया काम हुआ है। तो ये आपका हर्मिका होता है, और जो जिसको आप निक्षेप कहते हैं, एक्चुअल में पवित्र अवशेषों का निक्षेप यहीं पर रखा जाता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। एक बार प्रश्न पूछ दिया गया था कि स्तूप में एक गर्भगृह होता है या नहीं होता है। गर्भगृह नहीं होता है, क्योंकि ये एक ठोस संरचना है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर प्रवेश द्वार नहीं है, जो कुछ है बाहर है। सिर्फ ऊंचा उठाने के लिए ऐसे अर्धगुंबदाकार आकृति बनाई जाती है ताकि हर्मिका को दूर से ही लोग देख सके। और यहाँ पर जो प्रदक्षिणा पथ है, इस पर घूम घूम करके इस पर हम दृष्टिकोण रखें अपना, या दृष्टि रखें, और फिर वहां से हमेशा अपने पवित्र चीज को देखते रहे। इसलिए यहाँ पर हर्मिका को ऊपर रखा जाता है, जबकि मंदिरों में देखेंगे तो गर्भगृह होता है, भगवान को अंदर रखा जाता है। ये आपकी संकल्पना हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कहता है। प्राचीन दक्षिण भारत, ध्यान रखिएगा, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकोई, पुहार और मुजरी किस रूप में प्रख्यात थे? ध्यान रखिएगा, ये शब्द एडजेक्ट हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि जब हिंदी में पढ़ रहे होते हैं तो इंग्लिश के किसी किसी टर्म को हम अलग तरीके से लिखते आ रहे। जैसे अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो अल्तमस हो जाता है, जबकि हिंदी में पढ़ते हैं तो इल्तुतमिश लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये टर्म आपको अलग से लिखेंगे। जैसे कोरकोई टर्म तो ऐसे ही होगा, पूम पुहार को हम सीधे पुहार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मुचरी है, यहाँ पर कभी कभी मुजरिस भी लिख दिया जाता है। तो यह आमतौर पर पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा, यह एक बंदरगाह है। यह क्या है? एक पत्तन है। राजधानी नगर नहीं है, पत्तन है। लौह और इस्पात निर्माण का केंद्र नहीं है, और जड़थिन तरंगों के चैत्य नहीं है। हुआ क्या कि मौर्योत्तर काल में
जो इस कोस्टल एरिया में आप देखते हैं, जैसे यहां पर देखेंगे मुजरिस होगा, पुहार हो जाएगा और आपका यहां कोल्ची हो जाएगा। मैं मैप थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, वैसे तो मैं मैप नीचे बना हुआ है, मैं दूसरा स्लाइड भी दिखाऊंगा तो उसमें मैप लगा हुआ है, लेकिन आपके लिए मैप इसलिए ड्रॉ कर दे रहे हैं कि ताकि आप समझ पाए, क्योंकि ऑप्शनल भी आपको कभी कभी देना होता है अगर हिस्ट्री के ऑप्शनल स्टूडेंट के छात्र हैं तो। यहाँ आपको तीनों जो दिखा जा रहा है वह आपका एक प्रकार का बंदरगाह है जो मौर्योत्तर काल में विकसित होता है, और मौर्योत्तर काल में एक नहीं कई बंदरगाह विकसित होते हैं। मैं इसको जरा मैप के रूप में दिखाता हूं, यहां पर आप देखेंगे ये तो आपका पुहार हो गया, यहां आपका कोरकोई हो गया, फिर आप देखेंगे और भी अगर देखते हैं यहां पर आप देखिए ये पूरी की पूरी श्रृंखला जो दिखाई दे रहा है यह बंदरगाहों की है, इसलिए कि रोमन साम्राज्य के साथ हमारे व्यापार लगातार होते रहे थे, और रोमन साम्राज्य के साथ जब व्यापार की अधिकता होती है तो उसको संभालने के लिए बहुत सारे हमारे पोर्ट्स बनाने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो यहाँ जो पोर्ट्स है वह इसी क्रम में विकसित हुआ है, जिसमें 3 पोर्ट्स को लेकर के आपको प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न बड़े सरल है, मुझे लगता है कि अधिकांश बच्चों ने एक नजर में देखते ही इसका आंसर दे दिया होगा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बंदरगाह यानी पोर्ट है, पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लगा आपके हिसाब से इन द सेंस कि हो सकता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं हो, तो नहीं हो इंफॉर्मेशन तो यहां पर थोड़ी सी मुश्किलें आपके लिए हो सकती है। तो वैसे ही बिना किसी इंफॉर्मेशन वाला, जिसको कि 1-2 क्वेश्चन आपका यूपीएससी में होता ही होता है, एक क्वेश्चन यह भी है जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविताओं में यथा वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। अब वट किरुतल जनरली मैंने देखा कि नोट्स में या सामान्य बुक में बहुत ज्यादा इसकी अवेलेबिलिटी है नहीं, उपलब्धता नहीं है। एनसीईआरटी वगैरह में एक मतलब कहीं कहीं एक तरह से परंपराओं के रूप में कभी कभी इसका वर्णन कर दिया गया है, लेकिन स्पष्ट सूचना इसकी कहीं मिलती नहीं है। लेकिन अगर आपने संगम साहित्य को अच्छे से पढ़ा होगा, दोनों रूपों में, इतिहास पढ़ते हैं तो भी संगम आपको पढ़ना होता है, और कल्चर पढ़ते हैं तो भी संगम साहित्य आपको पढ़ना पड़ता है। वहां आपने देखा होगा 2 प्रकार की कविताओं का संग्रह है, क्योंकि वही जो संगम ग्रंथ है उसी के आधार पर पूरे संगम काल की संरचना की गई है, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो। जितनी भी सूचना है उन संगम ग्रंथों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। तो यहां पर आपको देखना होगा कि ये जो बट किरुतल है वहां पर सिर्फ सामाजिक परंपरा की चर्चा हो रही होती है जिन कविताओं में, वहां पर इसकी चर्चा मिलती है, और यह चर्चा मिलती है तमिल क्षेत्र के संदर्भ में। तमिल क्षेत्र के संदर्भ में आप जानते ही हैं 3 प्रकार के राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य थे। पांड्य और जो चोल हो जाएंगे, बल्कि पांड्य एकदम सुदूर तमिल क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। तो वहीं पर एक परंपरा के रूप में यहां पर आपको एक विवरण मिलता है, और वहां बताया गया है कि वट किरुतल क्या है, एक प्रथा है। वट किरुतल क्या है? एक प्रथा है। वट किरुतल जो है एक प्रथा है, एक प्रथा है। कहां है? प्रथा है तमिल क्षेत्र का, तमिल क्षेत्र का। यह एक प्रथा है तमिल क्षेत्र का। यह ऐसी प्रथा है जिसमें कोई भी व्यक्ति एकल रूप से या कोई भी व्यक्ति सामूहिक रूप से, यानी एक समूह या कोई सिंपल व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति, यहां पर सामूहिक एक तरह से आत्मत्याग करता है, भोजन पानी को त्याग देता है, और अंतिम समय तक या जब तक वह मृत नहीं हो जाता है तब तक वह अन्य जन का त्याग करता है। यह जनरली जब पराजित होने का भाव लोगों में उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर ऐसी प्रथा का पालन किया जाता रहा है। और वैसे भी इतिहास में आप संथारा प्रथा को देखें या अन्य बहुत सारे प्रथाएं हैं जिसमें कि आपको ये अन्न जन त्याग करके अपने शरीर को त्याग देने की प्रथा आपको दिखाई देगी। ये प्रथा उसी से मिलती जुलती प्रथा है, तमिल क्षेत्र में है। यह सामूहिक रूप से भी हो सकता है और यह एकल रूप से भी किया जाता है। यहां पर जो प्रश्न ऑप्शन पूछा गया है वह पूछा गया है इस रूप में, निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविताओं में यथा वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? पहला है राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, यह आपका नहीं होगा। दूसरा है कि राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, इसको हम जनरली संगम कहते हैं। यहां पर भी ऑप्शन बहुत ज्यादा बैठ नहीं रहा है। तीसरा है किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्र की निगरानी करना और चिड़ियों और पशुओं को भगाना। वैसे तो तमिल क्षेत्र में आप देखते हैं अर्थव्यवस्था के कई प्रकार होते हैं,
जिसको कुरुंजी, मुलई, पलई इस रूप में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर यह भी सटेबल नहीं है और एक प्रथा के रूप में है। तो प्रथा आपका यह हो जाता है, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु का आवरण करना। जो राजा पराजित हो गया है, या तो वह अकेला मृत्यु आवरण करेगा या फिर वह अपने साथियों के साथ, मंत्री परिषद के साथ मृत्यु का आवरण करता था। यह प्रथा वट्टिक्युरुतल प्रथा कहलाती थी और बेसिकली तमिल क्षेत्र में यह प्रसिद्ध थी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका वट्टिक्युरुतल वाला क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका डी। यहां पर मैंने लगा भी दिया था आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा फिर आपको टफ लग सकता है, क्योंकि जनरली हाल के दिनों में देखा है कि बच्चों ने राजनीतिक विस्तार पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है। राजनीतिक विस्तार वाले प्रश्न पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है। अगर ध्यान दिया भी होता तो भी यह क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल ही प्रतीत होता, क्योंकि एकदम से आइडिया नहीं आता है कि भला यह किस कार्यकाल से रिलेटेड है। प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल है, गहड़बाल है, काकातीय है, यादव है। उपरोक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी में स्थापित किए थे? यानी 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कितने ही राज्य स्थापित हुए थे। यहां पर आपको कुछ हद तक अगर आपने एक क्रोनोलॉजी को फॉलो किया है, हो सकता है कि ऐसे प्रश्नों को आपने फर्स्ट इंप्रेशन में बनाने में सफलता प्राप्त नहीं की। इसलिए नहीं की होगी कि सभी वंशों का कालक्रम आपको याद नहीं हुआ। वैसे भी आप बीपीएससी को देखेंगे 3 साल से इस वंश क्रम पर एक आध क्वेश्चन डालता रहा है, और पिछली बार गुप्त काल के संदर्भ में डाला था, और इस बार यहाँ पर एक तरह से 12वीं 14वीं शताब्दी के संदर्भ में सारे राजवंश है, लेकिन उन्होंने 8वीं शताब्दी के संदर्भ में पूछ लिया है। तो यहां पर अगर गौर से देखेंगे तो गहड़बाल वंश को तो आप सबसे पहले माइनस कर सकते हैं। इसलिए माइनस कर सकते हैं कि गहड़बाल वंश की स्थापना 11वीं 12वीं शताब्दी में जाकर के होती है। इसलिए पहले यहां पर पाल होता है, फिर यहां पर सेन होता है, और फिर यहां पर गहड़बाल होता है। आपने त्रिपक्षीय संघर्ष में इसे देखा होगा। तो यहां पर गहड़बाल को तो नहीं मान सकते हैं 7वीं शताब्दी में होगा। 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में तो आप पाल वंश को देखते हैं बंगाल क्षेत्र में, या जो बनारस तक का क्षेत्र है वहां पर फलते फूलते हुए। इसको आप माइनस कर दीजिए। होयसल को हम देखते हैं यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में देखते हैं। यह भी आपका 12वीं शताब्दी के बाद का राज्य है, और होयसल और काकातीय वहीं पर विकसित होता है जहां पर कि पहले विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। तो विजयनगर साम्राज्य नहीं बल्कि चोल साम्राज्य हुआ करता था। तो चोल और जब चालुक्य, जो कल्याणी के चालुक्य थे, ऐसे साम्राज्यों का जब पतन हो जाता है तो वहां पर 3 राज्य आपको होयसल, काकातीय और यादव राज्य, जो देवगिरी का क्षेत्र है यादव, वहां पर आपको मिलेगा। इसको मैप में मैं दिखाऊं तो इस प्रकार के मैप आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, इस प्रकार के मैप दिखाएंगे। देखिए ईस्टर्न जो कलिंगा का क्षेत्र है आपका, काकातीय क्षेत्र यहां पर विकसित होता है, फिर आपका होयसल देखेंगे, और फिर यहां पर पांड्य आदि राज्य को विकसित होते हुए देखेंगे। और यह एरिया जो है आपका देवगिरी का है, जहां की आप यादव राज्य कहते हैं। लेकिन इन राज्यों का विकास जब जो कल्याणी के चालुक्य राजवंश था उसका अंत हो जाता है, और जब चोलों का भी अंत हो जाता है, तब ऐसे राज्यों का विकास इस क्षेत्र में होता है। पिछली बार भी विजयनगर को लेकर के कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन यहां ये माने, यहां जो आपका ऑप्शन बन जाएगा, यह बन जाएगा कि होयसल भी नहीं होगा, फिर काकातीय भी नहीं होगा, और फिर यादव भी नहीं होगा, क्योंकि यादव, काकातीय, होयसल तीनों लगभग एक काल का ही बनता है। लगभग 11वीं सदी 12वीं सदी के बाद का ही यह तीनों है। इसका मतलब है कि यहां पर ऑप्शन केवल 1 नहीं होगा, केवल 2 नहीं होगा, केवल 3 नहीं होगा, और डी हो जाएगा इनमें से किसी ने नहीं स्थापित किया था, क्योंकि सभी राजवंश आपको 11वीं सदी के बाद स्थापित होते हुए दिखाई देंगे। कंफ्यूजन हो सकता है। जब आप सोर्स को देखेंगे तो वहां पर यादव राज्य को आप देखेंगे। यादव राज्य अपनी प्राचीनता बहुत पुराने, यानी कृष्ण वंश से ही जोड़ते हैं। वहां पर बताते हैं यह कृष्ण वंश से ही परंपरा चली आ रही, लेकिन यहां पर ऐतिहासिक साक्ष्य वैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें तीनों चारों ऑप्शन को डिनाई करना होगा, और यह मानना होगा इनमें से किसी ने ही आद्य 8वीं शताब्दी में किसी ने भी राजवंश स्थापित नहीं किए थे। आशा करता हूं कि बातें समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको डिफिनेशन भी मैंने दे दिया है। अगर ये आपको पीडीएफ मिल जाता है तो सारे डिफिनेशन इसमें आपके मिल जाएंगे, और सभी को मैंने यहां पर मैक्सिमम जितना हो सकता था उसको डाल दिया। अब जरा एक देखिए, यह भी आपका एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला ही आंसर है। हो सकता है कि यहां पर बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। एक टर्म है जहां पर कि थोड़ी सी उलझन आपको हो सकती है, यानी क्षण भर के लिए आपने सोचा हो,
लेकिन उसके बाद फिर आप बढ़ गए होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और मैं मान के चलता हूं कि हर बच्चों ने इसे 100% सही बनाया हो। क्या कहता है? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें साहित्यिक कृति है और रचनाकार है। यहां पर पूछा गया है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है यहां पर विल्हन। विल्हन विल्हन के बारे में हम जानते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य लिखा है, वह लिखा है विक्रमांक देवचरित। देवचरित लिखा है और यह जो लिखा है आपका लिखा है विक्रमादित्य षष्ठम, विक्रमादित्य षष्ठम के रूप में, सिक्स्थ के रूप में लिखा है, जो आपका कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था। बिल्हन का नाम आपने सुना है और कल्हन का नाम सुना है। और जनरली जब आप सोर्स पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पर आपको जो साहित्यिक साक्ष्य है वहां पर विल्हन की चर्चा होती है विक्रमांक देव चरित के लेखक के रूप में। और जब सोर्स ही पढ़ते हैं तो यहाँ पर देवी चंद्रगुप्तम की चर्चा होती है गुप्त काल में। और गुप्त काल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको विशाख दत्त नजर आएंगे, विशाख दत्त नजर आएंगे। तो निश्चित रूप से यह तो आपका गलत है। जो देवी चंद्रगुप्तम है वह विशाख दत्त ने लिखा है। किस काल में लिखा है? गुप्त काल में लिखा है। जबकि विक्रमांक देवचरित की रचना गुप्तोत्तर काल में हुई, आप कहें आप पूर्व मध्य काल में जाकर के हुई। तो यहां पर ऑप्शन ये गलत हो जाता है। हम्मीर महाकाव्य, अब हम्मीर महोदय कौन थे? ये राजवंश, जो हम्मीर देव का नाम आप सुनते हैं वो रणथंभौर के संदर्भ में सुनते हैं। वहां पर जैन कवि आपका नयचंद शूरी ने हम्मीर महाकाव्य की रचना की थी। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, बिल्कुल सही है। तीसरा जो है मिलिंद प्रश्न, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए और यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। अभी तक भी इतिहास इस बात को नहीं समझ पाया है बहुत ही क्लियरली कि नागार्जुन और नागसेन, यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे नागार्जुन को आप देखते हैं और यहां पर दूसरा व्यक्ति देखेंगे आप नागसेन को देखें, यहां पर स्पष्टता नहीं हो पाई है क्योंकि नाम लगभग मिलता जुलता है। तो क्या यही नागार्जुन नागसेन है? क्योंकि नागसेन को हम हीनयान टाइप के विचार को देते हुए देखते हैं, जबकि महायान पंथ में आपको नागार्जुन प्रसिद्ध नजर आते हैं और दोनों का कार्यकाल भी एक है, यानी मौर्योत्तर काल है। एक को हम देखते हैं यहां पर कुषाणों के साथ, इसको हम देखते हैं कुषाण के साथ और इनको देखते हैं यहां पर हिंद यूनानी शासक यहां मिनांडर के साथ देखते हैं। इसका मतलब है कि दोनों वंश चूंकि अलग अलग है तो इतिहास जो भी कहे तो यहां पर अगर मिलिंद प्रश्न की रचना हुई है तो यह किया है नागसेन ने किया है, ना कि नागार्जुन ने किया है। नागार्जुन के कुछ ग्रंथ की सीधी सीधी चर्चा आपको प्राप्त हो जाती है। यह ऑप्शन भी यहां पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहां नागार्जुन कुषाणों के साथ है, इनके ग्रंथ स्पष्ट है, यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि मिलिंद प्रश्न नागार्जुन ने लिखा है। जबकि नागसेन के साथ स्पष्ट है कि भिक्षु नागसेन के साथ ही संलाप हुआ था। किस शासक का हुआ था? मिनांडर का हुआ था, जो हिंद यूनानी शासक थे। तो वंश भी अलग, पुस्तकें भी अलग, इसलिए मान के चलते हैं कि व्यक्तित्व भी अलग ही रहा होगा। हालांकि विवाद अभी भी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उसके आधार पर इस ऑप्शन को खंडित करते हैं क्योंकि यहां पर नागसेन को लिखते हैं। चौथा है आपका नीति वाक्यामृत, ये आपका सोमदेव सूरी के द्वारा लिखा गया है। नीति वाक्यामृत एक प्रकार से राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, जैसे आपका अर्थशास्त्र हो जाता है। राजनीति शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है और नीति वाक्यामृत एक विशेष ग्रंथ हो जाता है। वर्तमान संदर्भ में तो और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह वैसा ग्रंथ है जिसमें कांट से कहीं पहले, जैसे हम कहते हैं ना कि प्रबोधन का उदय होता है यूरोप में, कांट महोदय आते हैं, लेकिन कांट से कहीं पहले सोमदेव सूरी ने स्थापित कर दिया था कि अगर कोई शासक तानाशाह हो तो उसको हटाने का अधिकार जनता को है, यानी जनता कभी भी बुरे शासक को बर्दाश्त नहीं करेगी। यह पहला ग्रंथ है जिसमें जनता के अधिकारों को एस्टैब्लिश किया गया है। तो राजनीति शास्त्र का एक महान ग्रंथ बन जाता है सोमदेव सूरी द्वारा लिखित, इसलिए यह भी सही है। तो यहां पूछा जा रहा है उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही हैं? 2 और 4 हमारे सही हो जाएंगे तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा ना। तर्क से सोचेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो बच्चे देख रहे होंगे, जिन्होंने इतिहास एक बार पढ़ लिया अच्छे से, उनके सभी प्रश्न सही हो रहे होंगे। और जो सोचने के लिए मैं कह रहा हूं, जिस दिशा में सोचने के लिए मैं कहना चाहता हूं, अगर उस दिशा में आप सोचते चले जाते हैं तो आपको कोई प्रश्न दिक्कत नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर है आपका बी। देखिए
यह भी बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, हालांकि यह भी मैं मान के चलता हूं कि सभी बच्चों ने 100% इसका उत्तर दिया होगा। जरा मैं पढ़ता हूं, हो सकता है कि जो नए बच्चे होंगे जिन्होंने कभी इतिहास को गहनता में नहीं पढ़ा है, उनका जवाब हो सकता है कि उनको देने में थोड़ी दिक्कत हुई। अदरवाइज ये क्वेश्चन दिक्कत देने वाला है नहीं। कैसे? एक स्टेटमेंट दिया गया है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, शिला का मतलब होता है पत्थर, क्या होता है? पत्थर होता है, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबंधित करता है? बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा। कौन प्रतिबंधित करता है? तो मुझे लगता है कि आपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म को पढ़ा हुआ है। आप बौद्ध धर्म को तो अनात्मवादी ही मानते हैं, लेकिन जैन धर्म को पढ़ते हुए आपने जरूर पढ़ा हुआ है कि जैन धर्म में एक आत्मा का विश्वास नहीं किया गया है। जैन धर्म में कहा गया है कि सभी जीवों की आत्मा होती है और वह आत्मा पृथक पृथक होती है, यानी मनुष्य की आत्मा अलग है, जीव की आत्मा अलग है। और इसी क्रम में बताया गया है कि आत्मा प्रत्येक वस्तु में विद्यमान होती है, चाहे जिसे आप जड़ पदार्थ मानते हो वही क्यों ना हो। जड़ पदार्थ का मतलब मान लीजिए शिला है, पत्थर है, पहाड़ है, जलधारा है, झरना है, नदी है, पेड़ है, पौधे हैं, जितनी भी वस्तुएं संसार में पाई जाती है, जैन दर्शन मानता है कि सब में अपनी अपनी पृथक आत्मा होती है। और यह आत्मा की अनश्वरता की भी चर्चा करता है। यह भी मानता है कि सृष्टि यहां पर विनाशशील नहीं है, सृष्टि अनागम है, यह कभी इसका अंत नहीं होता है। जबकि दूसरे धर्म में देखते हैं कि सृष्टि के विनाश की परिकल्पना की गई है। तो यहां पर यह दर्शन जो आपका है वह किससे जुड़ता है? बौद्ध परंपरा से नहीं, बल्कि जैन परंपरा से जुड़ता है। ये सिंपल सा टर्म है। मुझे लगता है कि आपने आत्मा की अवधारणा के संदर्भ में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन किया होगा, वहां पर ये बातें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दी गई होगी। आंसर क्या हो जाएगा? जैन परंपरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और है। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और पुलिया का निर्माण किया? वैसे वैदिक शब्दावली में देखा जाए पुलिया का मतलब भी नहर ही होता है। इसको भी आप पुलिया मत समझिए, इसको नहर समझिए। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पुलिया शब्द डाल दिया गया है। चूंकि विजयनगर में संस्कृत भाषा प्रचलित रही थी, इसलिए वहां पर नहर को पुलिया कहा जाता था। और वही बातें परीक्षक ने आपके प्रश्न में डाल दिया। तो आपको लगेगा कि नहर तो सुना है, लेकिन पुलिया क्यों नहीं सुना है? लेकिन पुलिया का मतलब ही नहर होता है, वैदिक काल में यह प्रचलित शब्दावली है। अब कह रहा है किस शासक ने तुंगभद्रा पर एक विशाल बांध का निर्माण किया और कई किलोमीटर एक लंबी नहर को बना करके विजयनगर को उससे संबद्ध कर दिया? यानी विजयनगर राज्य जो साम्राज्य की राजधानी है, वहां तक एक नहर बनाया और पानी को पहुंचाया। ये आपके ऐसे तो पता नहीं चलेगा। देवराय फर्स्ट है, मल्लिकार्जुन है, वीर विजय है और विरूपाक्ष है। ऐसे राज्य के जनरली शासक के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं। यहां पर अगर आपने विजयनगर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो अंदाज से काम लेना होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको यह पता चलेगा कि 1404 ईस्वी में, 1404 के पश्चात कौन बैठता है? यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर देवराय फर्स्ट शासक बन करके आता है। 1404 के आसपास हम देखते हैं कि देवराय यहां पर आ जाता है, शासक बन करके आ जाता है। और 1404 कि या कहीं कहीं आपको उल्लेख मिलेगा, 1406 भी मिलेगा, क्योंकि 1404 में आप दूसरे शासक को देखते हैं। होता क्या है कि इसी के समय एक उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। एक तरह से विजयनगर गृह युद्ध में फंस जाता है और गृह युद्ध से निकल करके यहाँ पर विजय नगर के जो शासक है देवराय फर्स्ट, वह शासक बनने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इसी समय इसको फिरोज बहमनी के भी आक्रमण का सामना करना पड़ता है। लेकिन तमाम बाधाओं को दूर करते हुए देवराय फर्स्ट ने ना सिर्फ विजयनगर साम्राज्य की सेना को मजबूत किया, बहमनियों को रोका, बल्कि यहाँ पर विजयनगर के जनता के कल्याण के लिए बहुत सारे कल्याणकारी उपाय भी किए, जिनमें से एक नहर निकालना भी शामिल था। आंसर जो इसका हो जाएगा वह देवराय फर्स्ट हो जाएगा। आप देखेंगे एक सामान्य सा इंफॉर्मेशन वहां पर आपको दिख जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, हो जाएगा देवराय फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, यह भी आपका एक शासक के संदर्भ में है। जनरली आप देखते हैं कि कुछ वर्षों से राजनीतिक इतिहास पर प्रश्न नहीं पूछे जाते रहे, लेकिन अब राजनीतिक इतिहास पर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यहां पर मध्यकालीन भारत में भी आपने देखा, यह 2 क्वेश्चन तो सीधा सीधा आ गया। देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस शासक ने दीव में
दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। अहमद शाह, महमूद बेगरा, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह, ये चारों हैं गुजरात के प्रांतीय राजवंश के शासक। जैसे ही तुर्की सल्तनत का पतन होता है, कुछ प्रांतीय राज्यों का उद्भव हो जाता है। यहाँ पर प्रांतीय राज्य जो गुजरात उद्भव होता है, जो गुजरात का राज्य है, यहाँ पर ये शासक बनते हैं। और जानते हैं गुजरात का तट अगर देखें तो आपको यहाँ पर नजर आएगा। मान लीजिए ये एरिया है आपका, तो यहाँ पर जो शासक शासन कर रहा था वहां पुर्तगालियों का लगा था, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? कालीकट के थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे, कालीकट पर पहुंचते हैं। और सबसे पहले पुर्तगाली यहां से आते हैं, गोवा को लेते हैं, फिर यहां से आते हैं सूरत, यहां से यहां पर ये ऐसे विस्तारित करते हुए चले जाते हैं। यहां पर दीव के क्षेत्र में एक विवाद आपको लगेगा, या हो सकता है कि आप ज्यादा इसका विश्लेषण करना चाहें तो गलती हो सकती है। जो गलती होगी वह महमूद बेगड़ा के संदर्भ में होगा। वैसे एनसीईआरटी में सीधे सीधे ये फैक्ट्स लिखा हुआ है, जो आप 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, वहां पर भी ये फैक्ट्स आपका लिखा हुआ है। आपको एक संदेह हो सकता है महमूद बेगड़ा के संदर्भ में, क्योंकि महमूद बेगड़ा जो एक महान शासक था गुजरात वंश का, उसने मिस्र के शासक के साथ मिलकर के पुर्तगालियों को यह क्षेत्र खाली करने के लिए इस पर काफी दबाव बनाया था, यानी उससे एक युद्ध भी किया था। हालांकि महमूद बेगड़ा के प्रयासों के बावजूद पुर्तगालियों को हिंद महासागर से बाहर नहीं निकाला जा सका, और महमूद बेगड़ा एक्चुअली 1511 तक उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1511 तक पुर्तगाली वैसे भी बहुत ज्यादा यहाँ पर सभी क्षेत्रों में प्रसारित नहीं हो पाए थे, क्योंकि आप 1510 में देखेंगे कि आपको गोवा में पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं। गोवा को बीजापुर से छीन लिया गया था, याद होगा आपको घटना। फिर यहां से आगे बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पहुंचते हैं दमन दीव तक। तो दमन पर यह क्या कर लेता है, 1524 दमन में आप 1534 में, और दीव पर क्या होता है 1535 में यहां पर कब्जा कर लिया जाता है। और यही फिर 1355 के आसपास देखेंगे तो आपको शासक यहां पर बहादुर शाह नजर आएगा। बहादुर शाह केवल पुर्तगालियों से संघर्ष करने में के नाम पर वह बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बल्कि वह हुमायूं से युद्ध करने के संदर्भ में भी प्रसिद्ध रहा है। हुमायूं, रानी कर्णावती जो चित्तौड़ की शासिका थी, गुजरात, ये सब क्षेत्र जो चर्चा में रहेगा वह बहादुर शाह के संदर्भ में रहा है। यह बहादुर शाह वही है जो बाद में पुर्तगाली गवर्नर से हाथापाई करते हुए अरब सागर में डूब करके मर भी गया था। तो यानी दीव पर बंदरगाह बनाने की या दीव का जो समर्पण किया गया था वह बहादुर शाह के समय किया गया था। यह गुजरात राजवंश का शासक था। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा, यह मॉडर्न का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित कर दिया गया? यानी तीन प्रकार की स्थिति आप देखेंगे। पहला तो बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति किया जाना। आप देखेंगे तीन केंद्र आपका आता है। मान लीजिए यहां पर आप देखेंगे तो एक केंद्र आपका बंबई आ जाता है, एक केंद्र आपका बंगाल हो जाता है, और तीसरा केंद्र आपका मद्रास हो जाता है। ब्रिटिश कंपनी के तीन ही केंद्र हुआ करते थे, तीनों के जगह अपने अपने गवर्नर थे। तो बंगाल में पहले गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, फिर उस गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया जाता है, और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। ये तीनों कार्य 3 एक्ट के माध्यम से होता है। तो लास्ट वाला जो फेज है कि जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को, यह पूछा जा रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यहां पर परिभाषित किया गया, यह आपका किस एक्ट से किया गया, इसको आपको बताना होता है। यह जो परिस्थितियां होती है, जब आप इतिहास को पढ़ते होंगे, क्लास करते होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि जब यूरोपीय घटना को साथ लेकर के देखें, क्योंकि आपने विश्व इतिहास भी पढ़ा हुआ है, तो जो बच्चे ऑप्शनल नहीं भी पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छा मौका है यूपीएससी के सिलेबस में आप विश्व इतिहास को भी पढ़ें। और विश्व इतिहास को पढ़ेंगे तो 1833 के आसपास की घटना आपको यूरोप की दिखाई देगी, जब आप देखेंगे कि यूरोप क्रांति और प्रतिक्रांति के दौर से गुजर रहा है। यूरोप ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, जहां प्रजातंत्र राजतंत्र कमजोर हो रहा है और वहां पर लोकतंत्र हावी हो रहा है। खास करके राष्ट्रवाद भावना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो इसका प्रभाव, चूंकि राष्ट्रवादी भावना जब उभरेगा ना, तो अलग अलग क्षेत्र आपस में एक नस्ल के आधार पर संगठित होने लगते हैं और बहुत सारे बाहरी दबाव को भी महसूस किया जाने लग जाता है। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर वो जो बाहरी दबाव है, खास करके रूस की तरफ से, फ्रांस की तरफ से जो भारत के साम्राज्य पर बुरी नजर डाली जा रही है, उसको लेकर के ब्रिटिश सरकार सतर्क है और इसमें एक
समन्वय बनाने के लिए, जैसे इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में समन्वय बनाने के लिए यहां पर बंगाल के गवर्नर को संपूर्णता में अधिकार दिया गया कि आप सभी प्रेसिडेंसी पर अधीक्षण करें, यानी विधि निर्माण का जो अधिकार हो जाएगा वह बंगाल के गवर्नर को होगा। और बंगाल का गवर्नर चूंकि अन्य प्रेसिडेंसी के लिए भी विधि का निर्माण करेगा, तो यह कहना ठीक नहीं रहेगा वह बंगाल का गवर्नर है। पद आपका क्या हो गया, बढ़ गया। तो केवल बंगाल का गवर्नर कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो विलियम बेंटिक को फिर कहा जाने लगा यह अब भारत का गवर्नर जनरल भी है। गवर्नर ही नहीं है, गवर्नर जनरल। जनरल का मतलब सेना का पद भी होता है, यानी सेना का भी प्रमुख वही है। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप यह जान लें कि आपके पास ब्रिटिश क्राउन का यह धरोहर रखा हुआ है। ब्रिटिश क्राउन जब चाहे इसको हस्तगत कर सकती है, अपने अंडर ले सकती है, आप इसमें मना ही नहीं कर सकते। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था, उसकी पृष्ठभूमि यही से निर्मित होनी प्रारंभ हो गई थी। कुछ और भी चेंजेज आते हैं। 1833 में देखते हैं समस्त व्यापारी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, जो योग्यता को शासन का आधार यानी सरकारी नियुक्ति का आधार बना दिया गया। दिस दैट बहुत सारी इसमें और भी कहानी आ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं कि सारी बातें समझ पा रहे होंगे। एक मैंने संक्षिप्त व्याख्या आपको देने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन अब, कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रिएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? यह आपके लिए एक मुश्किल सवाल होगा। एक संगम काल वाला मुश्किल सवाल है, और दूसरा मुश्किल सवाल यही होगा जिसके बारे में हो सकता है कि सीधे सीधे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं। हालांकि जब आप विस्तृत तौर पर पढ़ते हैं, जो आपके सर पढ़ाते ही हैं, तो वहां पर आप देखेंगे, वहां आपको जो हर प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में तो हम विस्तार में पढ़ते ही हैं, फिर आप देखते हैं कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उसकी संरचना कैसे हुई, वहां से जुड़े कुछ अधिकारियों की चर्चा करते हैं, जैसे मुनरो वगैरह की चर्चा आप करते हैं ना रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के संदर्भ में। 1815 से लेकर के 33 तक हम बंगाल प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त करते हैं। और बंबई प्रेसिडेंसी में भी आप एल्फिंस्टन वगैरह को देखते हैं, वहां पर भी आपको मद्रास में मेटाकर्नी का नाम सुनाई दिया होगा। जब आप मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो वहां से जुड़े हुए ऐसे अधिकारी की चर्चा आपको आमतौर पर सुनाई देगी। हो सकता है कि आपको याद नहीं हो, लेकिन आप जैसे रॉबर्ट स्वेल की बात करते हैं तो रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस इत्यादि जो विजयनगर साम्राज्य है ना, उसके उत्खनन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोग रहे। ये सारे क्या है, नौकरशाह है, एक सिविल सर्वेंट है जो कि मद्रास के प्रशासन से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने वहां की विरासत को सजाने संवारने का काम किया था। आंसर तो इसका आ जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे। यहां पर और कोई ऑप्शन नहीं है मिलता जुलता, जो यहां पर अगर सिविल सेवक को कहा जाता, ये मद्रास प्रशासन से जुड़े हुए सिविल सेवक थे, तो वह भी ठीक हो जाता। लेकिन दूसरे जो ऑप्शन है, जैसे औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना नहीं हो सकती है, अंग्रेजी प्रेस की स्थापना से जुड़े हुए वो लोग शामिल हैं जो बंगाल प्रेसिडेंसी से जुड़े हुए थे। देसी रजवाड़ों में गिरजाघर की स्थापना, ये तो बहुत ही मुझे लगता है कि मतलब सब स्टैंडर्ड एक तरह से हो जाएगा तर्क, ऐसा सोचना भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इतना इतिहास आपने पढ़ लिया, कहीं पर ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। औपनिवेशिक भारत में रेलों के निर्माण से जुड़े हुए अधिकारियों की चर्चा नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुरातात्विक उत्खनन के रूप में हो जाएगा। आशा करता हूं कि भारी होने के बावजूद बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न सही हुआ होगा। 1-2 क्वेश्चन और होगा मेरे विचार से, एक क्वेश्चन और होना चाहिए कि यहां पे आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए कहा गया है। स्थल है और जिनके लिए जाना जाता है। यह भी बहुत ही सरल सा प्रश्न था, इसको मैं बहुत भारी नहीं मानूंगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपको सीधे सीधे दिख जाता है कि यह गलत है। कैसे, यहां पर पूछा गया है बेसनगर, जिसको हम विदिशा भी कहते हैं, भाजा है, जो कि आप महाराष्ट्र के क्षेत्र में चैत्य के रूप में, महाराष्ट्र में क्या होता है, में चैत्य के रूप में यह फेमस रहा है। फिर आप शीतनवासल की गुफा भी देखेंगे। यहां पर पूछा गया है बेसनगर में शैव गुफा मंदिर। बेसनगर में शैव गुफा मंदिर नहीं है, बल्कि यहां प्रथम शताब्दी ईस्वी में गरुड़ ध्वज की स्थापना की गई थी। गरुड़ ध्वज नहीं, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी।
गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी और गरुड़ स्तंभ की स्थापना के संदर्भ में आपको वहां का जो शासक है, शुंग शासक भागभद्र की चर्चा मिलने लग जाती है, हेलियोडोरस की चर्चा मिलती है, एंटियालकिडास जो हिंद यूनानी शासक है उसकी चर्चा मिलती है। ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होगा, इसलिए इस इंफॉर्मेशन के बदौलत आप आराम से कह सकते हैं कि यह गलत है हमारा। बेसनगर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर गरुड़ स्तंभ है। भज जो है वह क्या है, चैत्यों के लिए जाना जाता है और यह बौद्धों का गुफा मंदिर है, यह आपका सही है। और जो सितनवासल है यह भी आपका जैन गुफा मंदिर है जो साउथ से रिलेटेड है। यह भी जैन गुफा मंदिर यहां पर पाए गए हैं, यानी गुफा मंदिर जो पहाड़ों में गुफाएं बनी होती है उसके अंदर जो स्थापत्य संरचना कुछ बनाई जाती है उसके संदर्भ में। ध्यान रखिएगा यहां मंदिर शब्द का उल्लेख मत करिएगा, मंदिर शब्द से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले तो मंदिर थे या नहीं, क्योंकि मौर्योत्तर काल में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते। लेकिन यहां शब्द जो है वह मंदिर के संदर्भ में नहीं है बल्कि पूजा स्थल के संदर्भ में। आंसर आपका केवल हो जाएगा, पहला तो हमने गलत कर दिया, आंसर होगा बी, केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि सरल प्रश्न भी आपसे बन गया होगा। ये है आपके कुछ गुफाएं भी है जो भज की गुफा है, उसको मैंने यहाँ पर आपको फिगर के रूप में दिया हुआ है ताकि आप समझ पाए। ये आपका हो जाएगा जो जैन सितनवासल की गुफा है। आप देखते हैं कि यहाँ पर तीर्थंकर के सीधे सीधे तीर्थंकर महोदय यहाँ पर मौजूद है, ये आपका सितनवासल में दिखाई देगा। ये अंदर आप जाते हैं तो जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं वहां पर, सभी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं वहां पर प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि ये सब। अब लास्ट क्वेश्चन देखना होगा यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन और कारण वाला प्रश्न आपके लिए मुश्किल रहा है और यह मुश्किल तब और हो जाता है जब इसको करंट अफेयर से जोड़ करके दे दिया गया है। क्या कहा गया है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है और दूसरा है 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहां पर आपको बता दूं, हो सकता है कि आपको इंफॉर्मेशन ये करंट अफेयर्स में मिला हुआ हो। 7 अगस्त को पहली बार राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस घोषित किया गया था। हस्तकरघा दिवस घोषित, हैंडीक्राफ्ट दिवस घोषित करने का मतलब है कि हम अपने बुनकरों को सम्मानित करना चाहते हैं या उसके कार्यों की पहचान दिलाना चाहते हैं। बुनकर को हम स्वदेश से भी जोड़ सकते हैं, यानी स्वदेशी मूवमेंट से अगर इसको जोड़ा गया है तो ये सही है, क्योंकि 1905 में ठीक इसी दिन यहां पर शुरुआत किया गया था। यहां फ्रीडम जो आपका स्वदेशी आंदोलन है बंगाल विभाजन के विरोध में यहां शुरुआत की गई थी। और जब आधुनिक भारत में ऐसे दिवस को मनाने की बात आई तो सबसे सुटेबल लगा कि उसको 7 अगस्त ही घोषित किया जाए, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन इसीलिए शुरू किया गया था कि भारत में स्वदेशी उद्योगों का विकास हो पाए। क्या कहा गया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उपरोक्त कथनों के बारे में कौन सा कथन सही है, कथन 1 कथन दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। यहां पर आपको ए बी में कंफ्यूजन हो सकता है, एक में कहता है कि दोनों सही है व्याख्या कर रहा है, एक में कहता है कि दोनों सही है व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वह व्याख्या करने के संदर्भ में ही है, क्योंकि पहले वाले टर्म से दूसरा टर्म जुड़ा हुआ है। ये सारे प्रश्न थे जो 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। हल्का सा मैंने डेफिनेशन भी डाल दिया है जो 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन सरल थे, जैसा कि मैंने एक सरल व्याख्या भी बताने की कोशिश की है। आप यकीन करें, बहुत ज्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं होती है। आप आराम से बात करें, आराम से पढ़ें और एक इंटरलिंक करके पढ़ें, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। भावी एग्जाम भी आपके अच्छे होंगे, जो आगामी एग्जाम आपके होंगे उसमें भी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ मुझे इजाजत दीजिए। बाय एंड टेक केयर।